Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 1 and today we will talk about Principles of Organization. So, जब हम Public Administration या किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक बेसिक सवाल उठता है दैट ह्यूमन एफर्ट को ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि एफिशिएंसी भी आए, अकाउंटेबिलिटी भी हो और गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो जाए। और इसी सवाल का जवाब मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये रिजिड लॉज नहीं होते बल्कि गाइडिंग नॉर्म्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब है वो बेसिक रूल्स या गाइडलाइंस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लो जहाँ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल टीचर्स को गाइड करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स को। हर टीचर अपनी क्लास हैंडल करता है, प्रिंसिपल सबको गाइड करता है और ये स्ट्रक्चर रैंडमली नहीं बना होता। ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है जैसे हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन और इसी वजह से स्कूल स्मूथली चल पाता है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है कि एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करे जहाँ अथॉरिटी क्लियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो और कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो। और आज हम 5 कोर प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ेंगे जो कि है हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आता है हायरार्की जिसे हम स्केलर चेन भी कहते हैं। हायरार्की का सिंपल मतलब होता है अथॉरिटी का एक ग्रेडेड स्ट्रक्चर जहाँ पोजीशंस टॉप से बॉटम तक एक चेन में अरेंज्ड होती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करती है और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, मतलब जो नीचे के ऑफिशियल्स होते हैं वो ऊपर के ऑफिशियल्स को जवाब दे रहेंगे, उनके टूवर्ड्स अकाउंटेबल रहेंगे। और ये एक सिस्टमैटिक चेन क्रिएट करता है जिसे स्केलर चेन बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा। अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन ले तो क्लर्क सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी को और अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी को। यहाँ हर लेवल पे अथॉरिटी डिफाइंड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। नाउ अगर हम हायरार्की के फायदे की बात करें तो इसमें क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन आता है, कम्युनिकेशन के प्रॉपर चैनल्स बनते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, अगर हायरार्की बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए तो डिले, रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंसी आने लगती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फियोल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में लोअर लेवल ऑफिसर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते विदाउट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग हायरार्की ताकि डिले ना हो। तो कंक्लूजन ये है, हायरार्की ज़रूरी है स्ट्रक्चर के लिए लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इससे कन्फ्यूजन अवॉइड होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स नहीं आते और अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है। सोचो अगर एक ऑफिसर को दो अलग अलग बॉसेस से ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो क्या होगा? द आंसर इज नॉट डिफिकल्ट। इससे केओस, इनएफिशिएंसी और स्ट्रेस क्रिएट होगा ऑफिसर के लिए। और इसीलिए इस प्रिंसिपल को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था हेनरी फ्योल ने। लेकिन मॉडर्न गवर्नेंस में एक ट्विस्ट आता है। आजकल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स और मिशन मोड प्रोग्राम्स में ऑफिसर्स मल्टीपल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस को भी रिपोर्ट करता है और प्रोजेक्ट हेड को भी। और यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से लिखने लायक इंसाइट ये कि यूनिटी ऑफ कमांड एक आइडियल प्रिंसिपल है लेकिन प्रैक्टिकल गवर्नेंस में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन ज़रूरी है। अब तीसरा प्रिंसिपल है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था लिंडल उर्विक ने। स्पैन ऑफ कंट्रोल दो टाइप्स के होते हैं, पहला है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसमें कम सबऑर्डिनेट्स होते हैं, क्लोज सुपरविजन होता है और ज़्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन इससे ऑर्गेनाइजेशन टॉल हो जाता है और डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। अब अगर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसमें ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कम सुपरविजन होता है और फास्ट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इसमें कंट्रोल लूज होने का रिस्क होता है और कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आइडियल स्पैन क्या है? द आंसर इज इट डिपेंड्स। तो किस पर डिपेंड करता है? तो वर्क के नेचर पर,
एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी पर, टेक्नोलॉजी के यूज़ पर और लीडरशिप स्टाइल पर। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में नैरो स्पैन काम आता है, रूटीन एडमिन वर्क में वाइड स्पैन काम आता है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बैलेंस है कंट्रोल और एफिशिएंसी के बीच। अब चौथा प्रिंसिपल है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। डेलीगेशन के 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। पहला है ड्यूटी असाइन करना, दूसरा अथॉरिटी देना, तीसरा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अब डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, वर्कलोड रिड्यूस होता है इससे और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। साथ में सबऑर्डिनेट्स डेवलप भी होते हैं। लेकिन एक गोल्डन लाइन याद रखना यूपीएससी के लिए, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होती। इसका मतलब है फाइनल अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर की रहती है। अब बात करते हैं डेलीगेशन में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो ट्रस्ट की कमी होती है, कंट्रोल लूज होने का फेयर होता है, साथ में इनकॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स हो तो इससे भी डेलीगेशन में प्रॉब्लम होती है। और इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए होता है। सो डेलीगेशन एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक और एफिशिएंट बनाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट प्रिंसिपल दैट इज कोऑर्डिनेशन। इसे ऑफन कहा जाता है एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लेवल्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना ताकि कॉमन गोल्स अचीव हो। इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया था मैरी पार्कर फॉलेट ने और उन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। रियल लाइफ गवर्नेंस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, और अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वर्क डुप्लीकेट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और साथ में रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन अचीव कैसे होता है? तो ये अचीव होता है कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कमिटीज, मीटिंग्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के थ्रू। नाउ कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है वर्टिकल्स मतलब लेवल्स के बीच और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स के बीच। मॉडर्न गवर्नेंस में कोऑर्डिनेशन और भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि पॉलिसीज कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, साथ में डिपार्टमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं एंड विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो सकते हैं इवन इफ बाकी सब प्रिंसिपल्स परफेक्ट हो। तो ओवरऑल देखें तो ये 5 प्रिंसिपल्स हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डेलीगेशन और कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन है। ये इंश्योर करते हैं कि अथॉरिटी क्लियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो और एफर्ट्स अलाइंड हो। लेकिन एक मॉडर्न इनसाइट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में इन प्रिंसिपल्स को रिजिडली अप्लाई नहीं किया जाता बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया जाता है, स्पेशली इन ई गवर्नेंस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। और यूपीएससी आंसर में अगर आप ये लिख देते हैं दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, तो आंसर का लेवल इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाता है।